नमस्ते, मैं सत्येंद्र कुमार आज अपने इस चैनल के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, जिसे अंग्रेजी में हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के नाम से कहते हैं, के बारे में वर्णन करने जा रहा हूं। और यह कई भाग में होगा, कई एपिसोड में होगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक चैप्टर है। लोग मानते हैं और बहुत सारे राइटर भी मानते हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है वह प्लासी के युद्ध से शुरू होता है और होना भी चाहिए। लेकिन हुआ ऐसा क्यों? थोड़ा इसके और पीछे चलते हैं। मेरा मानना है कि एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली एक जगह है जिसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल है, जो आज के समय में तुर्की का राजधानी है। वहां पे ऑटोमन एम्पायर ने आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में लिया 29 मई 1453 को। अतः यूरोप से और एशिया के बीच में जो थल मार्ग से व्यापार करने के रास्ते थे वो बंद हो गए और पूरे यूरोप में एक सामानों का जो भाव था वह आसमान छूने लगा। यूरोप में बहुत सारे सामान ऐसे थे जो बहुत जरूरी थे, जिसमें मसाला भी एक था। और वहाँ पे पुनर्जागरण काल, जिसे रिनेसां पीरियड कहते हैं, यूरोप में आया, जिसमें बहुत सारे विद्वान एक जगह से दूसरे जगह फैल गए और इस तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कई क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन होने लगे। यूरोप में ऐसा माना जाता था कि भारत एक ऐसी जगह है जहां सोने चांदी अनेक जगहों से वहां इकट्ठा होता है और वहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए यूरोप के कई देश भारत की खोज के लिए अपने यात्रियों को जल मार्ग से उत्साहित किया, और जिसमें कई नाम आते हैं: कोलंबस, मैगेलन, वास्को डी गामा। कोलंबस हिंदुस्तान की खोज करने निकला जरूर, लेकिन वह अमेरिका का खोज कर गया। अंततोगत्वा जो हिंदुस्तान का खोज किया उसका नाम वास्को डी गामा है। 20 मई सन 1498 को पहुंचा और यहाँ पे अपने देश पुर्तगाल और हिंदुस्तान के बीच में एक ऐसे मार्ग का खोज निकाल डाला जिससे कि दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू हो गया। अतः यूरोप में पुर्तगाल के समृद्धशाली होते हुए देखकर बाकी देशों के अंदर उत्सुकता हुई और वहां से डच, जिसे फ्रांस कहते हैं, के लोग भी भारत की तरफ उन्मुख हुए और यहाँ पे पांडिचेरी और कई जगह कॉलोनियों को बसाया। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिनके अंदर लालसा थी और जिन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया वह थे अंग्रेज। ब्रिटेन में 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ और महारानी के आदेशानुसार 1600 ईस्वी में वे भारत पहुंच गए। भारत में एक ब्रिटेन का डॉक्टर जहांगीर के शासनकाल में उसके दरबार में पहुंचा और किसी सदस्य की दवा से तबीयत ठीक कर दी। जहांगीर ने खुश होकर के उससे कुछ मांगने को बोला और डॉक्टर ने उससे प्रार्थना की कि हिंदुस्तान से और ब्रिटेन से जो व्यापार है उसको बढ़ाया जाए, और जहांगीर ने इस बात को मान लिया। बाद में धीरे धीरे जो मुगल सल्तनत थी कमजोर होती गई और उसी में एक शासन हुआ जिसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला था। वही मोहम्मद शाह रंगीला जो बाबर, तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, और वही चंगेज खान जो पूरे आधा एशिया और यूरोप तक अपने राज्य को स्थापित किया था। चंगेज खान ने एक बार ईरान पे अटैक किया 1219 में, और ईरान में 75% जनसंख्या, 75% जो पॉपुलेशन है उसको खत्म कर दिया। लेकिन नियति का खेल देखें, ईरान का एक बादशाह नादिर शाह दुर्रानी
मोहम्मद शाह रंगीले के समय हिंदुस्तान पे आक्रमण करता है और उसे करनाल के युद्ध में हरा देता है। लाखों सैनिक मारे जाते हैं और वह दिल्ली की तरफ कूच कर देता है और दिल्ली को भी खूब लूटता है और कत्लेआम मचाता है। और हो क्यों नहीं, क्योंकि रंगीला का जथा नाम तथा गुण के अनुसार अय्यास और शराबों में लीन रहना एक कारण बना। कहते हैं कि इस तरह से कत्ल हुए कि लोग नहीं मिल रहे थे मारने को। मोहम्मद शाह रंगीले ने दुर्रानी के पास एक खत लिख के भेजा कि अब तो लोग नहीं बचे हैं, अब जो कब्र में है अब क्या उनको निकालो और जिंदा करके मारोगे। वसीर बद्र का एक शेर याद आता है मुझे, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आती बत्तियां जलाने में। बस्तियों के बस्तियां जलते गए। और ऐसा जो कारण रहा, जो हरम में हजारों की संख्या में औरतों को रखना और राज्य काज से अपने ध्यान को हटा देना, न्याय व्यवस्था में अपने आप को सम्मिलित न करना। कहते हैं कि चाणक्य ने कहा है, प्रजा सुखेन सुखम राज्ञा प्रजा नाम हिते हिता। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। इस तरह से हिंदुस्तान के जो नवाब और बहुत सारे राजा थे, मैं सभी को तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को इस तरह से लिप्त कर लिया अय्यासियों में, शराबखानों में, कि उन्हें देश के और अपनी प्रजा की कोई सुध ही नहीं रही। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉर्ड क्लाइव और उसके सिपा सलार दिनों रात मेहनत करने लगे कि कैसे करके एक कुछ भाग अपने हाथ में ले लिया जाए। और उनको मौका भी मिल गया और वह मौका था प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में। सिराजुद्दौला नवाब था और ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें लॉर्ड क्लाइव जिसका गवर्नर था, के बीच लड़ा गया। और उसमें एक मीर जाफर नामक सेनापति, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसने धोखा किया और इस तरह से सिराजुद्दौला हार गया। और जो नवाब का राज्य काज था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। कुछ दिनों तक सिराजुद्दौला के जाने के बाद मीर जाफर को बिठाया अंग्रेजों ने, और मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बिठाया, वह उसका रिश्तेदार था। और इस तरह से कठपुतली बना करके रख के और जनता का शोषण शुरू हुआ। रही सही कसर जो एक युद्ध हुआ उसमें नुकसान हुआ, वह है पानीपत का युद्ध, जो मराठा साम्राज्य और मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया 14 जनवरी 1761 को। मराठा साम्राज्य की तरफ से सदाशिवराव और अब्दाली अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में पानीपत के मैदान में आके लड़ गया। इसमें काफी नुकसान हुआ और वहीं से मराठा साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। और अब्दाली को भी कोई इतनी इतनी सफलता नहीं मिली। उसने भी कुछ इसमें लूट खसोट नहीं किया, उल्टे उसके भी बहुत सारे सैनिक मार डाले गए थे। अतः जो अटक से कटक का साम्राज्य मराठाओं के हाथ में था, वो धीरे धीरे कमजोर होता गया और इसका भरपूर फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उसके बाद एक युद्ध बक्सर में लड़ा गया 22 अक्टूबर 1764 को। इसे मुगल सल्तनत आलम द्वितीय, मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला एक तरफ थे और बक्सर में घमासान हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी
की जीत हुई। अंग्रेजों ने अवध के नवाब से 60 लाख पाउंड का डिमांड रखा और उनसे हर जाने जो युद्ध में नुकसान हुआ था वसूल किया। और होता क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने अब्दाली का साथ दिया था और उसमें ये भी कमज़ोर हो गए थे। कहते हैं कि यह नवाब और मुग़ल सल्तनत नहीं हारी, हिंदुस्तान हारा। नुकसान तो अंततोगत्वा हिंदुस्तान का ही हुआ। इस तरह से अंग्रेज बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड इन राज्यों पे अपने राज्यों की पकड़ बना ली और राजस्व तथा दीवानी मामले अपने हाथ में रख लिए। जनता के ऊपर जुल्म सितम पहले भी होता था, अब और बढ़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ी और वह 1773 को ब्रिटिश गवर्नमेंट से सहायता की मांग की और यहीं पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बड़ा अवसर अच्छा मिला। उन्होंने अपने पार्लियामेंट में रेगुलेटरी एक्ट पास की और वित्तीय सहायता तो किया, लेकिन कंपनी के कामकाज में हर तरह से अंदर और बाहर से अपने नियंत्रण में ले लिया। आज मैं यहीं पे इस एपिसोड को खत्म करता हूँ।